हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव। आपके लिए घटनासार का पूरे तरीके से पोस्टमार्टम किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 15 से 16 को जो निर्धारित है, उसके लिए करंट अफेयर के लिए यह मास्टर स्ट्रोक लेक्चर जो है, इसमें कम से कम 150 ऐसे करंट अफेयर होंगे जिनको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है और लेक्चर पूरा देखिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उसको आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको 15 अक्टूबर तक करंट अफेयर के क्विज कराए जाएंगे और क्विज आज शाम से ही शुरू हो जाएंगे और कुछ क्विज पहले भी कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं। 3 शहर भारत के हैं। तो केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलांबर हैं। त्रिशूर और नीलांबर हैं। और तेलंगाना का वारंगल तेलंगाना का, केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबर। ओके, तो ये 3 शहर जो हैं यूनेस्को के बारे में बताइएगा। यूनेस्को कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके बारे में आप बताइएगा। तो ये 3 शहर इसके ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो चुके हैं। बहुत तेज़ी से चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। केरल जो है स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो चुका है। तो याद रखिएगा, केरल स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन मोच की भूमि बोधगया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरंजना फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को किया। फल्गु नदी आपको पता होगी, वहाँ पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या किसी को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्यों? ये थोड़ा सा बहुत पुराने एंशियन टाइम से इस नदी को आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे इतिहास। ठीक है, तो बताइएगा, इसके बारे में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बन रहा है? बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पर, निरंजना फल्गु नदी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ना, वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रही है? तेलंगाना में। और इस प्रकार की वन विश्वविद्यालय, जो इस प्रकार का वन विश्वविद्यालय बन चुका है पहले से ही, कहाँ पर? रूस और चीन के पास हैं। भारत में बनने वाला यह दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। भारत में बनने वाला यह दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। कहाँ पर बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो है कि रामसार साइट से रिलेटेड आपको पता होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 2022 को जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 में सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, और भारत में वर्तमान समय की बात की जाए तो 75 वेटलैंड्स हो चुके हैं। क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था कि यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में या फिर पेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है सुमेलित करने के लिए कौन सा वेटलैंड कहाँ है। क्योंकि संख्या 75 हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी भी जो है, प्रायिकता कहते हैं, संभावना जो है पूछे जाने की ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके पहले क्या था? उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड्स थे जो रामसार लिस्ट में हैं। अब हो चुके हैं नंबर 1 पर, किसमें? तमिलनाडु में 14 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हो चुके हैं। ओके, ठीक है। और भारत की बात की जाए तो भारत का पहला रामसर स्थल था उड़ीसा में स्थित चिल्का झील उड़ीसा का। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो बताइए, केवलादेव जो बर्ड सेंचुरी या किन 2 नदियों के बीच में है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग ने यह जारी किया। इनोवेशन नवाचार इंडेक्स 2021-2022 में जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख राज्य जो हैं, बड़े राज्यों की बात की जाए तो इनोवेशन में टॉप पर है कर्नाटक, तेलंगाना है, और आपका अपना उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश 7वें पर है बड़े राज्यों की। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों की, हिली स्टेट्स की बात की जाए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो मणिपुर और फिर उत्तराखंड। पूर्वोत्तर का मणिपुर है, दूसरे पे उत्तराखंड आ जाता है। ये नंबर 1 और 2 पर चल रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों की बात करें तो ये देखिए, चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ टॉप पर है, फिर दिल्ली है। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट है, उसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मणिपुर टॉप पर है, फिर उत्तराखंड है। और फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, चंडीगढ़ पहले पर है, फिर दिल्ली है। ओके, तो नवाचार के कुछ 7 स्तंभ भी हैं। 7 स्तंभ है।
मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार, ये कुछ इसके 7 स्तंभ है जिसके बेस पर इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और यह तीसरा संस्करण है। ठीक है, तो टॉप में तीनों की बात करें तो कर्नाटक है, बड़े राज्यों में मणिपुर है, हिली स्टेट में, चंडीगढ़ केंद्र शासित में, इस प्रकार से हैं। ओके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं वर्तमान में, और इसके नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, सुमन के बेरी ये हैं, और इसके पहले राजीव कुमार थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जो इस समय वर्तमान में बन चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी ट्रेन, इसका नाम दिया सुपर वासुकी ट्रेन। इस ट्रेन का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से इसका परिचालन किया गया। 6 इंजन लगे हैं, 295 डिब्बे हैं, 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबी है सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर यात्रा पूरी की। इतनी लंबी ट्रेन है, कितने 295 डिब्बे लगे हैं, 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका नाम है सुपर वासुकी ट्रेन। क्यों इसका नाम वासुकी रखा गया है, सुपर वासुकी? इस मालगाड़ी का नाम नागों के हिंदू देवता वासुकी के नाम पर पड़ा है। शिव का सर्प वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। ठीक है, मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। मंडला कहाँ का जिला है? मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है। कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है यानी फंक्शनली लिटरेट जिला बना है। क्यों बना है? पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का अर्थ है कि अब मंडला जिले के सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, साथ ही गिनती लिखना और पढ़ना जानते हैं। मतलब पूरे तरीके से 100% लोग जो हैं वहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और गिनती भी लिख सकते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। ठीक है, ये है तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक यूपीपीसीएच पूछा था 2022 की प्री में, कर्नाटक में है। एक्वेरियम इसका नाम है, एक्वेरियम वाटर बैंक, डिजिटल वाटर बैंक, वाटर डाटा बैंक है। एक्वेरियम इसका नाम है, कर्नाटक में। ओके, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन क्या है फुल फॉर्म? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई इंडिगो। और इसने कौन सा विमान अपना किस विमान में पहली बार यूज़ किया? ATR 72 विमान में इस तकनीक का उपयोग किया। ओके, राजस्थान किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। जो गगन क्या है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। ओके, SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ। 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? 2022 में हुआ। कहाँ पर हुआ? यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 22वां शिखर सम्मेलन SCO का 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। इसमें कुछ चर्चा भी हुई। बाजरा खाद्य महोत्सव शुरू करने की बात भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई। और WHO वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना आप जान चुके होंगे कि गुजरात के गांधीनगर में की जा चुकी है पहले ही। और भारत 2023 में SCO की मेज़बानी करने जा रहा है, यानी कि अगला सम्मेलन भारत में होने वाला है। अभी इस बार जो 22वां और 2022 में हुआ है वो उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ। 2023 में कहाँ पर होगा? भारत में होने वाला है। ओके, इसी SCO शिखर सम्मेलन में वाराणसी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बन गई। वाराणसी शहर को शिखर सम्मेलन के दौरान 16 सितंबर को SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें समरकंद घोषणा पत्र, समरकंद डिक्लेरेशन भी इसमें आया है सामने। और SCO में इस समय वर्तमान में जो देशों की संख्या है, वर्तमान में देश 8 हैं। 8 देशों को याद रखिएगा, जिसमें भारत, चीन, भारत से सटा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ और भारत से सटा हुआ चीन है, चीन से सटा हुआ रूस है। ओके, उसके बाद कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश हैं। टोटल 8 देश हैं और देशों को ऐड करने की बात हो रही है लेकिन अभी तक हुए नहीं हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। बीजिंग चाइना के बीजिंग में है और 41% से ज़्यादा यहाँ पर विश्व की आबादी रहती है। वैश्विक GDP में 30% हिस्सेदारी है ना? वैश्विक GDP में 30% हिस्सेदारी है। और 4 देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो SCO से रिलेटेड ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हो गई। ठीक, मानव विकास सूचकांक
मानव विकास यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत को पिछले वर्ष 131वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन भारत इस वर्ष 132वें स्थान पर आ गया है। पहले नंबर पर जो देश है वो है स्विट्जरलैंड, और आखिरी नंबर पर जो देश है वो दक्षिणी सूडान है, आखिरी स्थान उसको प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड। भारत 132वें स्थान पर है। यूएनडीपी 2022 की जो रिपोर्ट है, यूएनडीपी की एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत पिछले वर्ष 131वें पे था, इस वर्ष भारत 132वें स्थान पर है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और 191वें नंबर पर दक्षिणी सूडान है, यानी साउथ सूडान है। साउथ सूडान की राजधानी क्या है? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश अंगोला की खदान से दुर्लभ गुलाबी हीरा। अफ्रीका का देश है एक अंगोला, उसकी राजधानी कमेंट कर दीजिएगा। पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा वहाँ से प्राप्त हुआ है। उसका नाम रखा गया है लूलो का गुलाब। लूलू मॉल तो फेमस था ही, लूलू मॉल फेमस था, तो लूलो खदान से दुर्लभ पत्थर की खोज की है, इसमें लूलो रोज यानी लूलो का गुलाब नाम दिया गया। तो लूलो का गुलाब क्या है? ये गुलाबी हीरा है। ओके, महारानी एलिजाबेथ अब नहीं रहीं, 96 वर्ष की एज में उनका निधन हो गया। इनसे रिलेटेड चीज़ें देखी जा चुकी हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि महारानी की मृत्यु के बाद प्रिंस चार्ल्स ने प्रिंस चार्ल्स जो हैं किंग चार्ल्स थर्ड, महाराजा चार्ल्स तृतीय के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन पर बैठने वाले सबसे उम्रदराज 73 ईयर ओल्ड हैं। ये वहाँ पर सिंहासन पर बैठ गए, महाराजा बन चुके हैं। 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ किगाली रवांडा में आयोजित किया। रवांडा देश के किगाली में आयोजित किया गया 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक। ओके, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वहाँ पर गए थे। और अगला जो सम्मेलन होने वाला है 26वां ये हुआ, तो 27वां सम्मेलन होने वाला है वो समोआ में आयोजित किया जाएगा। समोआ देश से वहाँ पर आयोजित किया गया है। ओके, समोआ में। ओके, 2024 में सोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी समोआ द्वारा की जाएगी। ओके, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 के लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। ऋषि सुनक लड़ाई में थे, ऋषि सुनक भारतीय मूल के, लेकिन वो बेचारे नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। लिज ट्रस बनी है। और ये जानना जरूरी है कि 56वीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 56th नंबर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गई हैं और तीसरी महिला प्रधानमंत्री वहाँ की हैं। ओके, और लिज जो है कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल पीस सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों की रैंक जारी की गई। भारत को 135वां स्थान मिला है। 3 स्थान का भारत को सुधार हुआ है। पीस में किसको पहला स्थान मिला है? आइसलैंड। आइस जहाँ होगी, आइस जहाँ पर बर्फ़ होगी वहाँ पर पीस तो होगी ही, तो शांति है आइसलैंड में। और जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर बम गिरेगा वहाँ अशांति होगी, तो अफगानिस्तान है जो आखिरी स्थान पे 163वें स्थान पर है। भारत 135वें स्थान पर है। ओके, IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस की इस रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान 163वें स्थान पर, भारत 135वें स्थान पर है। ओके, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक WEF ने जारी किया है और इस रिपोर्ट का बहिष्कार कह सकते हैं और विरोध दोनों किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जबकि भारत की ISFR की रिपोर्ट जब भी जारी होती, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर टाइगर सेंसस जारी हुआ था 2018 वाला, तो उसमें भी भारत ने अच्छा किया था। यहाँ तक कि भारत कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर नामीबिया से 8 चीता जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल को लाकर संरक्षित कर रहा है, उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। टाइगर बेहतर तरीके से बच रहे हैं भारत में जो है कि आप देखेंगे कि एलिफेंट की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। 1 हॉर्न राइनोस भी भारत में हैं। और भारत का जो है कि ISFR की रिपोर्ट के अनुसार जो एरिया है फॉरेस्ट और ट्री कवर का वो भी बढ़ रहा है। फिर भी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया और जिसमें भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, 180वां स्थान दिया गया है। ओके, 180वां स्थान दिया गया है। डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया। एकदम आखिरी स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत सरकार ने इसका विरोध किया और बहिष्कार भी करने की बात की भारत सरकार ने। ठीक है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 3 मई को वैसे भी प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 मई को ही यह रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 180 देशों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से नॉर्वे को पहला स्थान, उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान और भारत को 150वां स्थान। भारत 150 पर, पहले पर नॉर्वे, उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर, ओके। भारत 150वें पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ओके। फॉर्चून इंडिया की भारत के सबसे अमीरों की सूची, फॉर्चून इंडिया की भारत के सबसे अमीरों की सूची में भारत में 142 अमीर हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है, तो भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं गौतम अडानी। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वाधिक अमीरों की सूची में भारत के गौतम अडानी कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वह अधिक समय तक इस स्थान पर नहीं रह सके, ठीक है, याद रखिए। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी, तीसरे बन गए इलॉन मस्क, पहले स्थान पर हैं इलॉन मस्क जो टेस्ला के प्रमुख हैं। टेस्ला, तो हमने बताया था कि सबसे सस्ती गाड़ी सर्च करिएगा, तो एक लोगों ने सर्च करके बताया कि सर 60 से 70 लाख की तो सबसे सस्ती गाड़ी मिल रही है टेस्ला की। इतने में तो भारत में पता नहीं कितनी गाड़ी आ जाएगी, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख में कितनी गाड़ी आ जाएगी, है ना। तो टेस्ला की इलॉन मस्क वैसे भारत में लीजिएगा मत, सर्विस अगर नहीं मिलेगी, कहीं पर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो लोकल जो लोग मैकेनिक हैं वो लोग बना नहीं पाएंगे इसको। तो टेस्ला के इलॉन मस्क जो हैं, इलॉन मस्क नंबर 1 के हैं, सबसे अमीर हैं। और अमेज़ॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस वो दूसरे नंबर पे हैं। गौतम अडानी तीसरे नंबर पे हैं, इंडिया के इंडस्ट्रियल उसमें हैं। तो ये है। और वैसे अमीरों के शौक़ अमीरों वाले ही होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ज़्यादा खर्च भी करता है, और जिसके पास कम होता है, कम होगा तब भी वो 7 लाख की गाड़ी में उतना ही मज़ा लेता है। इलॉन मस्क जो है टेस्ला वाली गाड़ी में भी उतना ही मज़ा लेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसी चला देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत के गौतम अडानी तीसरे नंबर के अमीर बन चुके हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था जो है वो यूएसए की है, दूसरे नंबर पर है चाइना की है, दूसरे पर चाइना की, तीसरे पर होगी जापान, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी। अब भारत 5वें नंबर पर आ चुका है, कि इसके पहले 5वें पर ब्रिटेन था, ब्रिटेन चला गया है 6वें नंबर पर, ओके, ठीक है। अभी भी 5वीं अर्थव्यवस्था थी, इतना तेज थे लोग अभी भी। विश्व वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष 43 नंबर पर भारत था, 37वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर डेनमार्क है और आखिरी स्थान पर वेनेजुएला है, यानी कि आईएमडी की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट टाइम कितना था, 43 स्थान पर भारत था। पहले पर जो देश है वह है डेनमार्क और आखिरी स्थान पर वेनेजुएला है, ओके। हाँ, यहाँ पर विद्युत उत्पादन पर विद्युत मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। विश्व लेवल पर विद्युत उत्पादन की बात करें तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है, उसके बाद चाइना में होता है, फिर इंडिया में विद्युत उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर कुछ डेटा विद्युत मंत्रालय के दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेट में नहीं पूछा जाएगा तो यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, या फिर आरओ का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जा सकता है। टोटल फॉसिल फ्यूल से जो विद्युत उत्पादन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल में बात करें, टोटल फॉसिल फ्यूल में तो कोयला हो गया, लिग्नाइट, गैस, तेल के द्वारा 58.5% जो बिजली का उत्पादन भारत में हो रहा है ना। और गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कुल गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो 41.5% हो रहा है गैर जीवाश्म ईंधन में, 41.5%। गैर जीवाश्म ईंधन में जल विद्युत की अगर बात करें तो 11.6% है। पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय इसके द्वारा 28% हो रहा है। विंड के द्वारा 10.1% हो रहा है। तो इतना ज़्यादा डेटा वैसे भी याद नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, नाभिकीय वाला याद रखिए, जो परमाणु ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जा रही है 1.7% ही है सिर्फ, ओके। तो ये है डेटा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा।
यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। जो एमएसपी जारी की गई खरीफ फसलों की, जिसमें आता धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास। तो ये सब जो है खरीफ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो यहीं याद कर लीजिए। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, नाइजर सीड, कपास, ये सब जो है कि खरीफ की फसलें हैं, जिसका एमएसपी सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है। धान का 100 रुपये बढ़ा दिया गया है, 2040 रुपये किया जा चुका है। और ग्रेड ए धान का 20 रुपये और महंगा होता है, तो 1960 से 2060 कर दिया गया है। ओके, तो 2040 है। और यहाँ पर देखिए बढ़ाया गया तूर, अरहर का 300 रुपये, मूंग का 480, 385 इसका। सबसे ज़्यादा तिल का बढ़ाया गया 523 रुपये। ओके, ठीक है। चलिए, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची जारी की गई, फोर्ब्स ने जारी किया है। तो हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करें तो लियोनेल मेसी ये हैं, सबसे ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। और लेब्रॉन जेम्स हैं, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भारत के पिछले साल विराट की कमाई, विराट कोहली करीब 262 करोड़ रुपए रही। इसमें सैलरी के 22 करोड़ और बाकी 240 करोड़ रुपए विराट ने विज्ञापनों से कमाए हैं, है ना। अभी तक तो कोई विज्ञापन कर रहे हैं, हैव यू डन डिजिट कोई इंश्योरेंस का वो कर रहे हैं आजकल। क्रिकेट जब देखोगे आप तो उस पर ऐड आता रहता है इनका। तो ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत सरोवर निर्माण में यूपी शीर्ष पर। अमृत सरोवर निर्माण हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर चल रहा है, जहां पर 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर जम्मू कश्मीर है, चौथे पर राजस्थान तमिलनाडु है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर एमपी है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के भीतर की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 256 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है और पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। लखीमपुर खीरी आपको पता होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और लखीमपुर खीरी वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह दूसरे स्थान पर है। ओके, तो ये लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे गोरखपुर है, फिर प्रतापगढ़ है, यहाँ पर निर्माण अभी चल रहा है। तो ये अमृत सरोवर की बात हो गई। बजट 2022-23 जो पास हुआ है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। और इसका आकार जान लीजिए कितना है, 6,15,518.98 करोड़ रुपए आकार पूछा जा सकता है, 6,15,518.98 करोड़। और बजट में ये बात कही गई है कि वाराणसी में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात की जा चुकी है। ओके, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी संस्थान के कुछ पुरस्कार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो भारत भारती पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी। और एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया है, हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, जो स्पीकर थे विधानसभा के अध्यक्ष थे इसके पहले। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है हृदय नारायण दीक्षित जी को, ठीक है। ये याद रखिएगा, बाकी याद करेंगे तो 50 है पुरस्कार, याद नहीं हो पाएगा। एनसीआर जिस प्रकार से है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है ना, लोग बड़ा उसमें कहते हैं कि गर्व महसूस करते हैं कि अरे दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं, यानी नोएडा वगैरह में है। एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं, कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से ज़िले हैं। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा, अब एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन, एससीआर की घोषणा की जा चुकी है, राज्य राजधानी क्षेत्र बनेंगे। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रही इस विशिष्ट राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य राजधानी लखनऊ पर बढ़ रही जनसंख्या व इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगी, लोग वहाँ पर रहने लगेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव होगा, तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, प्लांट तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो बड़ी समस्याएं होंगी। और जहाँ पर प्लांट तरीके से विकास नहीं होता वहाँ पर 4 व्हीलर भी जाती है तो रास्ते में ही फंस जाती है, गली में ही, है ना। तो ये सीआर के अंतर्गत कुछ ज़िलों की भी घोषणा की जा चुकी है, जिसमें ज़िले हैं लखनऊ तो है ही, उन्नाव सटा हुआ है लखनऊ से, रायबरेली है, कानपुर नगर दूर है, कानपुर देहात भी दूर है लेकिन इसको भी उसमें रखा गया है, सीतापुर तो है ही, बाराबंकी है। में नई हाईटेक टाउनशिप योजनाएं आएंगी और जब नई योजनाएं वहाँ पर विशेष फोकस करके लाया जाएगा तो वहाँ पर कुछ कंपनियाँ भी बनेंगी। तो धीरे धीरे एनसीआर की तरह, जैसे कि गुड़गांव हो गया, गुड़गांव और जैसे कि आपका फेमस है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसे ही ये भी विकसित हो सकते हैं, धीरे धीरे विकसित होंगे। ओके,
ठीक है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की जेल है जहाँ पर खाना इतना ज़बरदस्त मिल रहा है कि वहाँ के जो है कि जो भी जेल में कैदी हैं वो सब कह रहे हैं कि हम लोग अब घर नहीं जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का भोजन मिल रहा है, इतना अच्छा भोजन तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। तो उसको फूड क्वालिटी ऐसी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है कि ज़बरदस्त खाना दे रहे भैया आप लोग। वैसे ही एक ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है, उसको भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। तो ग्वालियर के जो लोग भी हों वहाँ पर जाकर चेक करिएगा कि क्या सही रेटिंग दी जा रही है। मतलब ये सब चीज़ें हैं। मुकुल रोहतगी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 14वें नंबर के हैं। के वेणुगोपाल जी का स्थान ये ले चुके हैं। मुकुल रोहतगी। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, कहते हैं पीआईबी जरूर पढ़ा करिए। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यूपीएससी यूपीपीएससी या फिर कोई और तैयारी कर रहे हैं तो पीआईबी का रेगुलर अगर आप शाम को पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पीआईबी में जो डेटा दिया गया था वही न्यूज़ बनती है। वही न्यूज़पेपर जो होते हैं उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के फिर उसी डेटा पर विचार करके लोग संपादकीय जो होता है उसमें लिख कर लेके आते हैं कि ऐसा होगा, और वो भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोगों के विचार जो हैं कि बहुत रिसर्च के बाद आते हैं, और वो जो विचार होते हैं उसे ही ऐसे कहा जाता है ना, वही ऐसे होता है। वहीं से आपको निबंध लिखने की जो आपके अंदर क्षमता बढ़ती है। पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग विकसित होता है और बढ़ता रहता है। तो वो सब पढ़ा करिए आप लोग, इसीलिए कहते हैं लोग कि संपादकीय जो होता है वो सेक्टर वो पढ़ा करिए। सुरेश एन पटेल सीवीसी बने हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। उन्होंने इस पद पर टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। रुचिरा कंबोज यहाँ पर जो चल रहा है ये सब पेट में मिलेगा आपको देखने को। समीर वी कामत डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, चलिए। जस्टिस यूयू ललित 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, सीजीआई बन गए हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना का ये स्थान ले चुके हैं। 74 दिन ही ये रहेंगे और 74 दिन का ही इनका कार्यकाल है। कार्यकाल का मतलब कि उसका एक लिमिट है ना। फिर बता दीजिएगा आप लोग कि क्यों ये 74 दिन तक ही रहेंगे सीजीआई भारत के। जस्टिस यूयू ललित सिर्फ इतिहास में नाम दर्ज करके क्यों चले जा रहे हैं। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। इंदरमीत गिल जो हैं कि भारतीय शास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति सितंबर 2022 से प्रभावी हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व कौशिक बासु 2012 से 16 तक इस पद पर कार्यरत थे। गिल को मुख्य शास्त्री के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंदरमीत गिल को, और इनको बनाया गया चीफ इकोनॉमिस्ट विश्व बैंक का बनाया गया है। ठीक है। राजीव कुमार 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। इसके पहले जो है कि ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। सुमन केबेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, सुमन केबेरी। बता दीजिएगा कि CEO चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है नीति आयोग के, कमेंट करिएगा। पीएम श्री योजना शुरू की गई है। पीएम श्री का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड कैसे किया जाएगा? पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जहां पर शिक्षा प्रदान करने का तरीका आधुनिक होगा, परिवर्तनकारी और समग्र होगा। यहां शोध उन्मुख ज्ञान आधारित शिक्षा पर बल दिया जाएगा, है ना। 2022 से 27 के बीच स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। डेट भी याद कर लीजिएगा, 5 सितंबर को पीएम श्री। स्माइल 75 योजना जो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल 75 योजना जो अगस्त 2022 में
75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए है। स्माइल 75 योजना जो है कि जो लोग भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। ओके। निपुण योजना ये भी इम्पॉर्टेंट है, जून में शुरू की गई। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना शुरू की। क्या मतलब है इस योजना का? निपुण पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए कार्य करना है। निपुण परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन की एक अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नए कौशल, नई स्किल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है। और इस पहल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को विदेशों में भी काम के अवसर मिलेंगे। यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर और उनके कौशल में विविधता लाकर उन्हें अधिक कुशल और सक्षम बनाएगी, है ना। निपुण बना दिया जाएगा उनको कि भैया आप अब एकदम आपके पास सर्टिफिकेट है, आप विदेशों में जाइए, आपका सर्टिफिकेट दीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। इसरो द्वारा IAD तकनीक का परीक्षण, ये बहुत अच्छा परीक्षण किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर, इसका परीक्षण किया गया। क्या है ये तकनीकी? इस IAD को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का कार्य करता है। जब वातावरण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से नीचे गिरेगी तो उसको स्लो कर देगा, स्लो करेगा तो आसानी से धीरे से उतर जाएगा। जैसा कि हमारा जो है कि चंद्रयान जो गया था ना, वो उतरते उतरते 2.5 किलोमीटर में अपनी स्पीड ही खो दिया और जिसकी वजह से वो जाकर धड़ाम से गिर गया और ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये IAD तकनीकी है। और यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, ज़्यादा पुस्तकें हमने वो नहीं किया है, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जिसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा ने ये पुस्तक लिखी है। रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, अंबेडकर एंड मोदी, ये बुक लिखी है इलैया राजा। अंबेडकर और मोदी, वर्तमान में राजा जो हैं कि मोदी जी हैं। अंबेडकर एंड मोदी तो इलैया राजा। ओके। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, राजीव भाटिया ने लिखा है। भारत अमेरिका संबंध पर अफ्रीका, राजीव भाटिया ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग ने लिखा है। और रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून फेमस है। बान की मून उसके UN में या फिर कहीं पर थे बान की मून, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह में थे। आप सर्च करिए इनके बारे में, देखिएगा। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन में ही थे। इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून। ओके, बान की मून ने ये लिखा है पुस्तक। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, पुलापर बालकृष्णन ने इसको लिखा है। ओके। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। रजनी के मंत्र, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपर स्टार, PC बालासुब्रमण्यम ने इसको लिखा है। PC बालासुब्रमण्यम। द मॉन्क हु डिवाइडेड उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज UP वाला भाई abused to a badge of honor, शांतनु गुप्ता। मॉन्क क्या होते हैं? शांत होते हैं, है ना। तो मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। ओके। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, रशीद किदवई, द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा, पीपल्स लीडर कौन है? विवेकानंद, जिसके अंदर विवेक होगा वही पीपल का लीडर होगा, विवेकानंद झा। लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन सभी के लिए अब रशीद बनाओ भाई, तो रशीद किदवई। ओके। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये पुस्तक लिखे हैं शांतनु गुप्ता। मॉन्क क्या होते हैं? मॉन्क शांत होते हैं, यानी शांतनु गुप्ता। ओके, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है।
31वां व्यास पुरस्कार दिया गया है 31वां के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है, उनकी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक है महाबली के लिए। महाबली जो बहुत बड़ा होगा ना, वही महाबली होगा, जैसे असगर होता है, असगर है ना, असगर वजाहत को दिया गया है महाबली के लिए 31वां व्यास पुरस्कार, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2022 कर्नाटक की सिनी शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 कर्नाटक की सिनी शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 मिस दिवा यूनिवर्स 2022 मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय, ये भी कर्नाटक की हैं, दिवा यूनिवर्स दिविता राय। ओके। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडाई विद्वान जो हैं जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। आर्मस्ट्रांग को यह पुरस्कार भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रांग को। यह पुरस्कार किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है जेफरी आर्मस्ट्रांग को। किसको? जेफरी आर्मस्ट्रांग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला करंट अफेयर है सरस्वती पुरस्कार। राम जी के दर्शन के लिए गए कौन? रामदरस मिश्रा जी, और कहे मैं तो यहाँ हूँ, है ना। तो रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती पुरस्कार मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। कविता संग्रह उनका, गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं ये। ओके। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बन गई तो बहुत खुशी मिल गई, यानी इनका नाम है खुशी पटेल। ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का इनको मिला है। ओके, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान, यह और इस सम्मान का नाम क्या है? पिंगट जसा जेमिलंग। पूर्व सेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान, सुनील लांबा को पिंगट जसा जेमिलंग, ये सम्मानित किया गया सुनील लांबा जी को सिंगापुर का। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको पता ही होगा, जो दिया गया है डेजी रॉकवेल ने अनुवादित किया है और लिखा है गीतांजलि श्री ने। उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको हमने पढ़ा था, ठीक ही है, अच्छा है, आप भी पढ़िए, मौका मिले तो पढ़िएगा। ओके। रोजर फेडरर महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक, स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। वो संन्यास ले चुके हैं टेनिस से, 20 ग्रैंड स्लैम वो जीते हैं। 3 लोगों का नाम ग्रैंड स्लैम में मुख्य रूप से आता है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। और ग्रैंड स्लैम का हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, ट्रिक के द्वारा बनाएंगे, जो 2022 की ग्रैंड स्लैम हुए हैं उससे रिलेटेड। ओके। बाकी क्विज के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है लिंक दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो रोजर फेडरर दुनिया के तीसरे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह वगैरह जीता है, 103 पुरुष एकड़ खिताब जीते हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की हैं, 23 ग्रैंड स्लैम जीती हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ओके, उन्होंने भी संन्यास ले लिया, सेरेना विलियम्स। इन्हीं 2-3 लोगों का नाम अक्सर आता रहता था न्यूज़ में। किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं टी20 फॉर्मेट में। टी20 फॉर्मेट में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए किरोन पोलार्ड, बहुत तगड़ा छक्का मारते हैं। लिंथोई चनम्बम इंपॉर्टेंट है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास इन्होंने रचा है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में मणिपुर की किशोरी किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं लिंथोई चनम्बम, मणिपुर की हैं, मणिपुर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुमराह टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड और भारत के बीच में, 5वां टेस्ट मैच था, जिसमें जसप्रीत बुमराह जो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, बड़ा इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 29 रन बनाए और +6 अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन भी मिला, तो टोटल 35 रन इनके 1 ओवर से आया और इस मामले में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, यानी टेस्ट मैच के 1 ओवर में 35 रन बन गए। और इन्होंने ब्रायन लारा,
ब्रायन लारा जो पहली बार 28 रन बनाए थे 2003-04 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जीजे बैली और फिर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज, इन्होंने 28-28 रन बनाए थे। लेकिन ये जो है कि एक तो खुद के बल्ले से 29 रन और ये भी अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा रन मिले थे ये भी इन्हीं के ओवर में आए, तो टोटल 35 रन इन्होंने बनाया। तो बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ये एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर दी, एक तरह से क्या रिकॉर्ड ही है। विजडन अल्मनैक के वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में 2 भारतीय क्रिकेटर हैं, कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ओके, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। और अन्य क्रिकेटर कौन है? ओली रॉबिन्सन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कानवे, 5 लोग हैं। ओके, सिंगापुर ओपन को जीता पीवी सिंधु ने, किसे हराया? बांग जी ई, अजब गजब नाम होता है इन लोगों के। सिंगापुर ओपन, पीवी सिंधु, बांग जी ई, कहाँ के हैं? चीनी शटलर, उनको हरा दिया और जीत लिया। ठीक है, सिंगापुर ओपन ये भी बहुत, थॉमस कप बड़ा फेमस हुआ था, भारत पहली बार यह जीता थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन का भारत ने खिताब जीत लिया। भारतीय टीम 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीतने में सफलता प्राप्त की। ओके, थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला भारत छठा देश है, 32वीं बार आयोजन हुआ। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार जीता है, चीन 10 बार जीता है, मलेशिया ने 5 बार यह खिताब जीता है, डेनमार्क और जापान एक बार खिताब विजेता बने हैं। डेनमार्क 2016 में खिताब जीतने वाली पहली एशियाई टीम थी। ओके, मनीषा कल्याण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं महिला। ओके, महिला और पुरुष दोनों में पहली बनी है मनीषा कल्याण। और उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉलर का खिताब जीता है मनीषा कल्याण ने। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष में सुनील छेत्री, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था, वैसे ही सुनील छेत्री को कहा जाता है। सुनील छेत्री कैप्टन फैंटास्टिक। ओके, फुटबॉलर हैं। ये बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारतवासियों से कि आप लोग फुटबॉल मैच देखिए, हमें उससे खुशी होगी, हम भी भारत का नाम आगे करना चाहते हैं। सुनील छेत्री विश्व के सबसे तीसरे नंबर के हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं। पहले पे रोनाल्डो होंगे, दूसरे पे मेसी होंगे, तीसरे पे सुनील छेत्री हैं। ओके, अभी इनको सम्मानित भी किया गया था जल्दी ही। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीत लिया है पश्चिम बंगाल को हराकर, और पश्चिम बंगाल को संतोष करना पड़ा। 75वीं संतोष ट्रॉफी थी। प्रणव आनंद भारत के 76वें प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रणव आनंद 76वें बने हैं। प्रणव आनंद 76 नंबर के हैं और भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने वी प्रणव। ओके, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो हुआ उसमें निशानेबाज मैराज अहमद खान दक्षिण कोरिया के चांगवोन को हरा दिया। ओके, और स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी अमेरिका में, जिसमें सिल्वर मेडल जीत लिया नीरज चोपड़ा जी ने, और दूसरे भारतीय बने जो विश्व एथलेटिक्स में कोई मेडल लेकर आए हैं। इसके पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो कांस्य मेडल लेकर आई थी, और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर आ चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। गतका, कलरियापत्तू, थांगता, मलखम, योग। हरियाणा टॉप पर था मेडल की टैली में, उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था। ओके, ठीक है। ज्यूरिख डायमंड लीग, यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा देखिए, यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में, लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, और स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा। ओके, और 36वां राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गाने का अनावरण 36 नंबर के जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं गुजरात में। और इसका शुभंकर जो है सावज क्या है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक यानी शेर। ओके, और खेलों का एंथम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया आधारित है। इन खेलों की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, ये चल रहा है इस समय 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ओके, 36वां खेल। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज़ तो कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक कौन लोग थे जो जब शुरू हुआ उद्घाटन समारोह तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो शरत कमल और निकहत जरीन, ये 4 नाम याद रखिए। उसके अलावा भारत ने मेडल कितने जीते कॉमनवेल्थ गेम्स 22 में 2022,
यानी 22वां था 2022 में। तो मेडल भारत ने 61 जीते, 22 जिसमें से गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 22 ब्रोंज थे, 23 ब्रोंज थे, यानी टोटल 61 मेडल जीता। पिछली वर्ष जो 2018 में पिछली बार जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत ने 66 मेडल जीते थे टोटल। ओके, इस बार 61 जीते हैं। और 20 खेल थे इसमें। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल जिसे पैरी नाम दिया गया था, इन खेलों का शुभंकर था, पैरी नाम दिया गया था, एक बुल इसका शुभंकर था। राष्ट्रमंडल खेलों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हॉकी के स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, भारत व इंग्लैंड ने जीते। यानी पुरुषों की हॉकी हुई तो भारत ने कौन सा जीता? रजत मेडल, सिल्वर जीता पुरुषों की हॉकी में। और वहीं महिला हॉकी में भारत कांस्य जीता। यानी पुरुषों की हॉकी में सिल्वर और महिला की हॉकी में कांस्य भारत ने जीता। महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया तो महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रजत जीता, सिल्वर मेडल जीता। महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं। पुरुषों की हॉकी में भारत ने क्या जीता? सिल्वर। और महिला हॉकी ने जीता ब्रोंज, यानी कांस्य मेडल जीता। महिला क्रिकेट ने क्या जीता? रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता। ओके, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों के सबसे चर्चित खिलाड़ी कौन रहे? तो चर्चित खिलाड़ी में एम्मा मैकोन ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं, जिन्होंने टोटल 8 पदक जीते। और इन्होंने जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी बेहतर सबसे ज़्यादा मेडल जीता था इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है। अब 23वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जो हुआ था शतरंज ओलंपियाड हुआ था भारत के तमिलनाडु में हुआ था, जहाँ पर उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता। और अगले वर्ष अगली बार जो 4 साल पे होता है जो शतरंज ओलंपियाड है 44वें नंबर का भारत में, 45वें नंबर का उज्बेकिस्तान में ही होगा। ओके, इसमें बता दीजिएगा 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे UPSSC पेट की दृष्टि से, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कम से कम 100-150 तो करंट यहाँ पर रहे ही होंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपनी बुक में टिक कर लीजिए। ठीक है, और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको 2-3 दिन में अच्छे खासे करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बुक्स जो आपको बताई गई, जैसे कि वैसे ये बुक पुरानी हो चुकी है, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये पुरानी हो चुकी है। ये भी पुरानी, पिछली बार हम लोग पढ़े थे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ये तीनों बुक। इधर जो बुक है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापर बालाकृष्णन ने लिखा है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो बाकी और हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर आपके ख़त्म होते हैं। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले किसी लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।